नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर हेमोडायलिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसपे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्सिंग केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है जब भी पेशेंट एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान दिखता है इस टेबल के टाइप का। यहाँ पे असेसमेंट लिखी जाती है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। फिर नर्सिंग डायग्नोस लिखा जाता है, फिर गोल्स लिखे जाते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, फिर इंटरवेंशन की जाते हैं रैशनल और इवैल्यूएशन। तो इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनता है। हम क्या करेंगे, अलग-अलग इनको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे डेटा को इस टेबल में आके पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ली है। इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा कहते हैं। अगर असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप असाइनमेंट डेटा लिख देना है यहाँ पे। ओ सॉरी, आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख देना है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या लिखा हमने, नेम लिखा है पेशेंट का, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिखा हुआ है, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी हुई है, पेशेंट कब एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखा हुआ है कि उसको एंड स्टेज रेनल डिसीज़ है, मतलब जो किडनी फेलियर की वजह से हेमोडायलिसिस करना पड़ता है उनका। ठीक है? सॉरी, डायलिसिस करना पड़ता है उसकी वजह से, उनको हेमोडायलिसिस की प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकल हिस्ट्री देखनी है उनको, उनकी एलर्जी, वेट और हाइट देखनी है पेशेंट की। ठीक है? उसके बाद जो हमारा सबसे पहला कॉलम आता है वो आता है हमारा असेसमेंट का। तो उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है हमारा, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होते हैं जो नर्स ऑब्जर्व करके डेटा निकालती है कि पेशेंट को ये दिक्कतें आ रही है। ठीक है? तो सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट क्या बता रहा है कि वो काफ़ी वीक फ़ील करता है और टायर्ड फ़ील करता है, थका हुआ फ़ील करता है जब भी उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस प्रोसेस आपको पता होगी, जो किडनी में से मतलब जिसकी किडनी फ़ेल हो जाती है ना, वो खून साफ़ करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करे जाते हैं उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है? और उसके क्या हो रहा है पेशेंट को, उसके जो पाँव उनमें सूजन आ जाती है बिफोर द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के पहले ना उसके क्या होता है, पेशेंट के जो पाँव उसमें सूजन आ जाती है। और वो क्या है, उसको कभी-कभार साँस भी खींच-खींच के लेना पड़ता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है उसको, मतलब साँस में लेने में दिक्कत होती है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या मिला है हमें, जो नर्स है उनको क्या मिला है, हेमोडायलिसिस होता है पेशेंट का ट्वाइस अ वीक, मतलब डायलिसिस कराना पड़ता है उसको 2 बार हफ्ते में। बीपी क्या है उसका एलिवेटेड आ रहा है, 170/96 आ रहा है। स्वेलिंग इन एंकल्स आ रही है, एंकल्स में स्वेलिंग है, उसके फीट में क्या सूजन सी आ गई है थोड़ी-सी। सीरम क्रिएटिनिन है वो भी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, 8.2 हो रहा है इनका। ठीक है? हीमोग्लोबिन है वो 9 ग्राम आ रहा है, 9 ग्राम आ रहा है, मतलब वो लो है। और ड्राई और इची स्किन भी रहती है पेशेंट की, मतलब सूखी-सूखी और इची स्किन भी रहती है पेशेंट की। उसके बाद आता है हमारा जो नर्सिंग के इसमें नर्सिंग डायग्नोस बनते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को बना के हमारा बनता है नर्सिंग जो डायग्नोस है वो बनता है। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है क्योंकि उसके जो रेनल फंक्शन है ना, किडनी का फंक्शन है, वो खराब हो रहा है। तो जो उसका फ्लूइड वॉल्यूम है ना वो एक्सेस हो जाता है उसका, मतलब शरीर में पानी भर जाता है उसके। फटीग रहता है उसको क्योंकि उसके यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं और जो डायलिसिस ट्रीटमेंट है ना, उसकी वज़ह से उसको क्या है, थकावट रहती है क्योंकि खून अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, किडनी काम नहीं कर रही हैं। तो क्या है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं शरीर में और डायलिसिस ट्रीटमेंट भी होता है, तो फिर उससे क्या है, फटीग रहता है पेशेंट को। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसको बढ़ जाए उसका, क्योंकि जो वस्कुलर एक्सेस साइट है ना, जहाँ से उसका जो खून को साफ़ करने के लिए वो सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको, जो पाइप वगैरह लगाई जाती है, नली वगैरह लगाई जाती है, उसकी वजह उस साइट पे क्या है, रिस्क का इन्फेक्शन बढ़ जाता है पेशेंट का कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इम्बैलेंस इन न्यूट्रिश इम्बैलेंस इन इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो रहा है पेशेंट का, ठीक है? क्योंकि जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड उसको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ उसके, और पुअर एपेटाइट वगैरह, कुछ तो उसको भूख नहीं लग रही, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं कि आपको ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो इसलिए क्या है, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, इम्बैलेंस हो गए हैं। फिर हमने क्या बनाए, गोल्स बनाए हैं। हमने क्या बनाया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या, हमारे पेशेंट क्या अगर वर्बलाइज़ कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाए समझ पाएगा कि फ्लूइड और डाइट का रिस्ट्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ज़रूरी है उसके मतलब इस बीमारी के लिए, ठीक है? और क्या पेशेंट शो करेगा किस चीज़ के, उसकी स्वेलिंग कम हो गई है जब तक वो हॉस्पिटल में रहा उसके बाद, ठीक है? आफ्टर डायलिसिस सेशन, मतलब डायलिसिस सेशंस के बाद में उसकी पेशेंट की क्या स्वेलिंग रिड्यूस हो गई है। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बनाया है हमने यहाँ पे, कि पेशेंट क्या करेगा, मेंटेन करेगा फ्लूइड बैलेंस को एज एविडेंस बाय स्टेबल वेट एंड मिनिमल एडिमा, मतलब उसकी सूजन कम हो जाएगी, उसका वेट क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ये हमें एविडेंस मिलेंगे, किस चीज़ के लिए एविडेंस मिलेगा कि उसका जो फ्लूइड बैलेंस है ना वो सही आ रहा है और पेशेंट समझ गया इस चीज़ को। और दूसरा गोल क्या बनाया है हमने यहाँ पे, कि पेशेंट क्या करेगा, फ्री रहेगा किस चीज़ से, इन्फेक्शन से, वस्कुलर एक्सेस साइट पे। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है ना, तो वस्कुलर एक्सेस साइट है ना जो सी उसकी,
वहाँ पे क्या है इन्फेक्शन नहीं होगा पेशेंट को। और क्या होगा पेशेंट मेंटेन करेगा जो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस है ना, वो एक एजुकेट लेवल पे क्या करेगा उसको मेंटेन करेगा बिल्कुल सही लेवल पे मेंटेन करेगा कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका सही है बिल्कुल अब। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस इसमें हमारे प्लानिंग और वो लिखे जाते हैं इम्प्लीमेंटेशंस। तो मॉनिटर करना है पेशेंट का वेट बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस मतलब पेशेंट का वेट होता है ना जो डायलिसिस से पहले और बाद में आपने क्या करना है चेक करते रहना है। उसके वस्कुलर एक्सेस साइट को क्या करना है वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग और इन्फेक्शन के लिए क्या करना है एसेस करते रहना, चेक करते रहना कि रेडनेस, स्वेलिंग या इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। और क्या करना है पेशेंट को एजुकेट करना है किस चीज़ के लिए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस के लिए मतलब उसको क्या है 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं बोलना कि इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं पीना है दिन में। एनकरेज करना उसको हाई प्रोटीन डाइट के लिए और लो पोटेशियम और लो सोडियम डाइट के लिए। नमक वगैरह नहीं खाने के लिए बोलना उसको, ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पीने के लिए बोलना उसको। हाई प्रोटीन की चीज़ें खानी है ये बोलना है पेशेंट को। और क्या करना है उसको रेस्ट पीरियड करना ताकि उसको क्या करना है, उसकी जो फटीग है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। फिर आता है हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किए वो क्यों किए हैं वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम उसकी वेट को, ठीक है? ताकि हमें पता लग सके कि जो फ्लूइड का रिमूवल है, जो उसके शरीर से मतलब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, फ्लूइड का रिमूवल होता है, वो अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है? उससे हमारे वेट अगर मॉनिटर करते हैं तो उससे पता लग जाता है। चेक करना उसकी एक्सेस साइट को ताकि हमारे क्या कहें कॉम्प्लिकेशंस ना हो आगे जाके मतलब उससे उससे बचा जा सके। जो भी उसकी वस्कुलर एक्सेस साइट है ना, उसको चेक करते रहना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं हम पेशेंट के ताकि उसको एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन के लिए से बचाया जा सके। प्रिवेंट करा जा सके। मतलब शरीर में पानी भर जाता है ना, इसीलिए हम क्या करें फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसमें कि ज़्यादा पानी आपने नहीं पीना है, या ज़्यादा लिक्विड डाइट नहीं लेनी है आपने। डाइट दे रहे हैं उसको अच्छी, ताकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना शरीर में वो मेंटेन रहे और न्यूट्रिशंस है ना क्योंकि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है पेशेंट पे, तो उसकी न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्या करना है हमने मेंटेन रखना है। इसलिए हमने डाइट का उसका वो बनाया हुआ है कि ये स्ट्रिक्ट डाइट खानी है आपने। रेस्ट दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व रहे और ताकि उसको जो पेशेंट को फटीग होता है ना वो पेशेंट को ना देखने को मिले। एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट क्या कर रहा है वर्बलाइज कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि फ्लूइड और डाइट का कितनी इंपॉर्टेंस है और जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस है वो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये पेशेंट अब समझ पा रहा है। जो उसकी सूजन आई थी और जो उसका वेट है वो अब स्टेबल हो गया है, ठीक है? वो मतलब सूजन भी कम हो गई है और जो वेट अब स्टेबल हो गया आफ्टर डायलिसिस। डायलिसिस के बाद उसका सब कुछ स्टेबल आ रहा है। साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं आ रहा एक्सेस साइट में, जो वस्कुलर एक्सेस साइट है ना, वहाँ पे क्या आ रहा है साइन ऑफ इन्फेक्शन कोई भी नहीं देखने को मिला हमें। पेशेंट क्या है बता रहा है कि उसकी एनर्जी इम्प्रूव हो गई है और उसको भूख भी अब ठीक-ठाक लग रही है। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या है, वो सारा डेटा को इस नर्सिंग केयर प्लान में लगा दिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा नर्सिंग केयर प्लान हमारा बना हुआ है। ये हमारा फाइनल नर्सिंग केयर प्लान है जी, ठीक है? तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को पीडीएफ या पीपीटी दोनों चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से मेरे से वो ले सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना होता है यार प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं आप मेरे को।